नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज वोकैब की सीरीज़ में डे 08 हम करने वाले हैं और आज हम 100 वर्ड्स और पढ़ेंगे। ये सारे के सारे PYV है, प्रीवियस ईयर का वोकैब। इन प्रीवियस ईयर के वोकैब में आपका ऑलमोस्ट 100% कंटेंट फंस जाएगा आपके एग्ज़ाम में, चाहे आपका CGL का एग्ज़ाम हो, चाहे CPO का एग्ज़ाम हो, चाहे CHSL का एग्ज़ाम हो, चाहे MTS हो, चाहे स्टेनो हो। इवन तो आप डिफेंस का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर टीचिंग वर्टिकल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये 9000 वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमन यूज के बियॉन्ड भी है। तो लगभग सभी एग्ज़ाम में अगर इनको कर लिया तो फंस जाता है। लेकिन अगर ये देखें तो ये SSC के प्रीवियस ईयर के वोकैब है। आज हमारा डे 8 है, तो हम आज जब 100 वर्ड्स कवर करेंगे, इसका मतलब ये है कि 700 वर्ड्स और पहले हम कवर कर चुके हैं। और वो जो 700 वर्ड्स और पहले कवर कर चुके हैं, उन 700 वर्ड्स में अगर आप रिवीजन पूरा कर रहे होगे, आपका जो दिमाग का कटोरा है जिसमें ये लीक वाला पॉइंट है, तो इसमें अब तक मोटा मोटा मेरा मानना है कि 450 से 500 शब्द याद हो गए होंगे और तकरीबन 200 या 300 के आसपास आपके दिमाग से भूल रहे होंगे, लीक हो रहे होंगे। जैसे जैसे ज़्यादा वर्ड्स पढ़ोगे वैसे वैसे पुराने वोकैब्स भूलना भी चालू हो जाते हैं। तो नए शब्द आप 100 ऐड करो और पुराने भूल जाओ 100, तो कोई मतलब नहीं होता। आगे की पढ़ाई तो पूरी वेस्ट हो गई ना, पीछे का जब तक आप प्रॉपर रिवीजन ना करो। तो आप ध्यान रखो कि आप रिवीजन जो है वो ज़्यादा करो। रिवीजन ज़्यादा करो, इसका मतलब यह है कि पढ़ने के लिए 40 मिनट और तकरीबन 40 मिनट आपको रिवीजन के लिए डालना पड़ सकता है। तो 80 मिनट हो गया, मतलब 1 घंटा 20 मिनट का समय आपको इतना आपको करना पड़ेगा। अब आपको पहले 1 घंटा 10 मिनट पढ़ना पड़ता था, अब वोकैब आपको 1 घंटा 20 मिनट पढ़ना पड़ेगा। ये धीरे धीरे टाइम का एडिशन करना पड़ेगा। और जब धीरे धीरे मॉर्निंग में आप टाइम का एडिशन करोगे तो आप देखोगे कि आप ज़्यादा मजबूत होते जाओगे अपने शब्द भंडार में। और जब 90 दिन कवर होगा तो आप पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे। ये सीरीज उन बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। और रिवीजन के लिए आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। रिवीजन के लिए आपको सीधा आपको नोट से पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर रिवीजन आप वीडियो से करोगे तो दिक्कत होगी। जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो आप वीडियो के साथ जा सकते हो। तो जितने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने वाले बच्चे हैं वो सारे के सारी सीरीज़ को दिल और मन सब लगा के पढ़ाई करें। 90 दिन में आपका सारा का सारा वोकैब कंप्लीट हो जाएगा, 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस तरीके को आप ज़रूर अपनाओगे। जब तक इस तरीके को अपनाओगे नहीं तब तक आपको बात बनेगी नहीं। ये जो रिवीजन वाला सेक्शन है ना, ये रिवीजन वाला सेक्शन आगे पढ़ने से ज़्यादा, आज की क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को बेहतर कर पाओगे। देखो, जो मेरी PPT है बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं होगी, लेकिन सीक्वेंस में है। तो हम चलेंगे आज के दिन का 1 वर्ड पढ़ाई करने के लिए। सिर्फ एक ही वो तरीका है जिससे आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन पा सकते हो। मेहनत मेहनत मेहनत, अथक मेहनत और साथ में रेलिवेंट कंटेंट। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के वोकैब हैं, मतलब इससे ज़्यादा बेहतर रेलिवेंट कंटेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि SSC में 95% जो आपकी वोकैब होती है वो रिपीट होती है। 1999 से लेके अभी तक जितना भी वोकैब पूछा जा रहा है वो सारे के सारे मैंने सीरीज़ में इंक्लूड कर रखे हैं। थोड़ा बहुत लास्ट में चल के और ज़्यादा भी पढ़ा दूंगा ताकि अगर कुछ इधर उधर से भी आए तो भी आपका काम हो जाए। मैं जल्द ही टेस्ट रखने वाला हूँ। भी टेस्ट का डेट डिसाइड नहीं किया है, लेकिन 800 शब्द हो गए हैं। अगर 800 शब्द ऐसे हो गए हैं तो उस पर टेस्ट भी कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक बार रिवीजन करके देख सको। चलो, आज का सबसे पहला शब्द लेंगे। आज का हमारा सबसे पहला शब्द है इटिनरेंट। इटिनरेंट का मतलब होता है यात्रा करने वाला, यात्रा करने वाला। और एक शब्द होता है आइटनरी, जिसको बोलते हैं यात्रा का विवरण जिसको बोलते हैं। ये शब्द हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये देखो दोबारा रिपीट करके आया हुआ है। इटिनरेंट का मतलब है यात्रा करने वाला। स्टेटमेंट क्या है? वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो सफ़र करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, उसको क्या बोलते हैं? इटिनरेंट। नोमैड शब्द आपने पढ़ा था, नोमैडिक जिसको बोलते हैं, वो इसका सिनोनिम्स था। इसके पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं। आप सोचो कि अगर आप सारी क्लास करते हुए आ रहे हो, ये शब्द आज रिवाइज भी हो गया होगा साथ में और याद भी हो गया होगा। समझ में आया? ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद अगला शब्द है दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। जो कॉल बैक नहीं किया जा सकता है उसको इररिवोकेबल बोलते हैं। जिसको रिवोक नहीं किया जा सकता, इररिवोकेबल। अटल बोलते हैं जिसको, अब हो गया तो हो गया, अब अटल है, वो वापस नहीं लिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा और स्टार मार्क लगा लीजिएगा। इररिवोकेबल, जिसको रिवोक नहीं किया जा सकता है, जिसको रिवोक नहीं किया जा सकता है। रिवोक, रिवोक का मतलब कैंसिल करना, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, इसमें IR लगाइएगा। फिर जो स्पेलिंग देखिएगा, इररिवोकेबल। जो रिवोक करने के योग्य ना हो उसको बोलते हैं अटल।
इसके बाद अगला शब्द है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मैं हमेशा सिनोनिम्स में याद करके रखता था, और इसका जो मैं इंग्लिश शब्द याद रखता था, डेस्टिट्यूट का मतलब नीडी होना, बेसहारा होना। नीडी मतलब बेसहारा, ज़रूरतमंद होना, तो ज़रूरतमंद, बेसहारा, नीडी, डेस्टिट्यूट, ये सब एक ही हैं। स्टेटमेंट देखो इसके लिए आया था, द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल, बिरफ्ट, मिजरेबल कॉमा बिरफ्ट, कि एक ऐसे स्टेट जिसमें आप मिजरेबल हो, पता ही नहीं चल रहा आपका, बिरफ्ट हो मतलब आपके पास कुछ है नहीं, डेप्रीव्ड ऑफ लैकिंग, डेप्रीव्ड ऑफ मतलब कमी होना, लैकिंग होना, डेप्रीव्ड ऑफ और लैकिंग ऑफ ऑल पोजीशंस, मतलब आपके पास कुछ ना हो, कोई बिलोंगिंग ना हो, कुछ भी ना हो, तो नीडी हो, आप डेस्टिट्यूट हो, ठीक है। ये आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आएगा, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा कि ये आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आएगा, बहुत अच्छा सा शब्द है। चले आगे चले। ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जैजरेटेड मैनर टू कॉज ए लाफ्टर। एक ऐसा पिक्चर बनाया जाए जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरीके से ड्रॉ किया जा रहा है, एग्जैजरेट करके, जो क्या करे, एक लाफ्टर मतलब हंसी का पात्र हो, मतलब कुछ ऐसे इमेजेस बनाए जाते हैं जिसको देख के जो है हंसी आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैरिकेचर बोलते हैं, व्यंग चित्र। अच्छा, ये कैसे याद होगा? इलेक्शन के समय देखते हो जो मीडिया वाले होते हैं, आप न्यूज़पेपर जब देखोगे तो उसमें अलग से बना रहता है, जैसे मोदी जी को किसी अलग तरीके से बना दिया जाएगा, राहुल गांधी को किसी अलग तरीके से बना दिया जाएगा, और उसमें एक थीम कंसिडर किया जाता है जिसको देख के हम हंसते हैं, पुराने समय में जो है पुराने क्या 1-2 साल पहले आज तक पे आप देख रहे होते, एक शॉर्ट्स पब्लिश किया जाता था जिसमें मोदी जी को, योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को, उनको एक अलग तरीके से वीडियो फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता था, जिसमें बहुत हंसी आती थी उसको देख के जो है। तो ऐसे ही अगर इमेज के फॉर्म में अगर कुछ चित्र बनाई जा रही हो, जिसको थोड़ा एग्जैजरेट करके बनाई जा रही हो, जिसको देख के हंसी आए, तो उस इमेज को, उस चित्र को क्या बोलते हैं, कैरिकेचर। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो उसको क्या ले सकते हो, इमेज भी इसका एक सिनोनिम होगा। चलो आगे चलते हैं। बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, इसको बोलते हैं पैनथीज्म। जब भी थीज्म जब आता है तो आपको समझ में आता है गॉड से रिलेटेड। पैन मतलब ये हो गया, पैन इंडिया बोलते हैं ना, सब जगह, तो पैन का मतलब सर्वत्र होता है, तो सब में भगवान और भगवान में सब है, तो सर्वेश्वरवाद बोलते हैं हिंदी में, और हिंदी में याद मत रखो, अंग्रेजी में याद रखो कि जैसे हम कहते हैं कड़ कड़ में भगवान है, वैसे ही अगर ये इस तरीके का भरोसा हो, इस तरीके के विश्वास की बात करें कि गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, सब में भगवान है और सब चीज़ भगवान है, तो इस तरीके का जो भरोसा, विश्वास होता है, बिलीव होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पैंथिज्म बोलते हैं, सिंगल वर्ड में। अगला है वन हु ब्रेक्स द लॉ, एक ऐसा आदमी जो लॉ को ब्रेक करता है उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेसर, अपराधी बोलते हैं जिसको, क्रिमिनल बोलते हैं, क्रिमिनल इसका ट्रांसग्रेसर का सिनोनिम्स हो जाएगा, तो ट्रांसग्रेसर ये अच्छा शब्द है जो आपको याद रखना पड़ेगा, हो सकता है याद करने में 2-3 बार और 4 बार रिवाइज करना पड़े आपको। दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जो कैप्चर नहीं किया जा सकता है, जिसपे अपनी पकड़ नहीं बनाई जा सकती है, ग्रैस्प, एक ऐसा शब्द है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पकड़। जैसे बोलते हैं ग्रैस्प पे नहीं है, हमारे ग्रैस्प पे नहीं है, हम इसे नहीं पकड़ सकते हैं, तो इसके साथ लगाया गया है अनग्रैस्प, फिर एबल लगा दिया गया है कि पकड़ने योग्य नहीं है। ग्रैस्प का मतलब है पकड़ना, और अनग्रैस्पेबल का मतलब हो गया कि जो हमारे पकड़ से बाहर है, जो हमारे समझ से बाहर है, ठीक है, जो हमारे समझ से बाहर है। अगला शब्द है आस्क और बेग फॉर समथिंग, अर्नेस्टली और हम्बली, मतलब किसी से बहुत, अर्नेस्टली का मतलब होता है कि बहुत ज़रूरत हो तब आप किसी से मांग रहे हो, या बहुत हम्बली मांग रहे हो, इसका मतलब है किसी से आप प्रार्थना कर रहे हो। तो सप्लिकेट एक और शब्द होता है, सप्लिकेट जब आप करते हो तो आप किसी से बहुत विनम्रता प्रार्थना करके कुछ मांगते हो। तो आस्क और बेग फॉर समथिंग, मांगना, आस्क मतलब मांगना होता है, बेग मतलब भीख मांगना होता है, ठीक है ना, मतलब प्रार्थना करना, फॉर समथिंग अर्नेस्टली, जो मतलब आपको बहुत ज़रूरत हो, अर्नेस्टली या हम्बली, तो प्रार्थना करके जब कोई चीज़ मांगते हो तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लिकेट करना बोलते हैं। अगला शब्द है द फॉर्म मूड ऑफ ए वर्ब दैट एक्सप्रेस विशेज, पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी इन। एक जब हम वर्ब पढ़ते हैं, जब वर्ब का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें मूड पढ़ाया जाता है, मैं ग्रामर ही पढ़ा रहा हूँ तो ग्रामर में ही वर्ब के चैप्टर में मूड पढ़ाया जाता है, तो उसमें एक बात बोली जाती है सबजंक्टिव मूड, सबजंक्टिव मूड, ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो वही यहाँ पे एक पूछ दिया गया है, द फॉर्म / मूड ऑफ ए वर्ब दैट एक्सप्रेस, ये सब्जेक्टिव मूड होता क्या है, उसके अंदर हम विश
की चर्चा करते हैं, पॉसिबिलिटी की चर्चा करते हैं, अनसर्टेनिटी की चर्चा करते हैं, ये 3 चीज़ों की चर्चा करते हैं। अब वर्ब का वो जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव मूड। समझ में आई बात? फिर से, द फॉर्म या मूड ऑफ ए वर्ब दैट एक्सप्रेस विशेस, पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी इन, क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव मूड होता है, अधीन बोलते हैं जिसको। इसके बाद अगर हम बात करें, द एक्शन ऑफ गोइंग आउट ऑफ और लिविंग ए प्लेस, मतलब एक प्लेस को जो छोड़ के बाहर जाने की बात हो रही है, वो जो एक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निकास, या अंग्रेजी में इग्रेस बोलते हैं, EGRESS, इग्रेस बोलते हैं। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। आज के जो शब्द है उनके प्रोनाउंसिएशन थोड़े इजी हैं, ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानव जाति कैसे विकसित हुई है, उसका जो अध्ययन करते हैं जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत, उसको क्या बोलते हैं? इथनो जो शब्द होता है वो रेस या जाति को बताता है। इथनो जो शब्द होता है, इसको ऐसे याद करो, इथनो कहते हैं ना, इथनिक वियर, अपने ब्रांड सुना होगा कि इथनिक वियर आता है। तो इथनो जो शब्द होता है वो जाति को रिप्रेजेंट करता है। और अगर किसी जाति का अध्ययन कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं मानव जाति का अध्ययन करना, कि मानव जाति का विकास कैसे हुआ। साइंस ऑफ द रेस ऑफ द मैनकाइंड, कि मानव जाति का, रेस मतलब जाति, इथनो भी जो इथनिक जो शब्द है वो भी जाति है। तो इथनो जो रिप्रेजेंट करता है वो जाति को रिप्रेजेंट करता है, और मानव जाति का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, वो साइंस की जो ब्रांच होती है उसको इथनोलॉजी बोलते हैं। इसके पहले लास्ट क्लास में आपने इटमो पढ़ा था। इटमोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो इटमो जो शब्द है वो इंसेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे इंसेक्ट्स का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? इंसेक्ट्स का अध्ययन करते हैं। तो आई होप इथनो और इटमो में कंफ्यूज नहीं होगे, इथनो और इटमो में कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे जैसे आगे आता जाएगा मैं आपको सब सिखाता जाऊंगा, ताकि आप रिवाइज करते रहो, याद होता रहे बीच बीच में। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी को डिटेन करना या कैद करना, उसको क्या कहते हैं? इंटरमिटेंट, नज़रबंद करना। आपने सुना होगा ना कि अभी जब धारा 370 हटी थी, तो कश्मीर में बहुत सारे लोगों को नज़रबंद कर दिया गया, घर के अंदर कैद कर दिया गया, उनको बाहर ही आने नहीं दे रहे थे, इंटरनेट सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया है। तो किसी को डिटेन करना या कन्फाइन करना किसी जगह पे, उसको क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट बोलते हैं, इंटर स्पेलिंग याद रहेगी, इंटर तो सभी आता है, इंटरमेंट, MENT, इंटरमेंट बोलते हैं। समझ में आया? अगला शब्द है सूदली, एग्रीएबल एंड कोर्टियस विथ डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन। स्मूथली एग्रीएबल, जो आसानी से एग्री कर जाए, एंड कोर्टियस का मतलब सभ्य होना होता है, विथ ए डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन। कुल मिला के एक शिष्ट आदमी की बात हो रही है, शिष्ट आदमी की बात हो रही है। तो स्पेलिंग देखिए, SUA, सावे, SUAVA, सावे, या सुवे पढ़ सकते हो, सुवे। अगला है इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसे डिस्क्राइब ना किया जाए। इनइफेबल बोलते हैं उसको, अकथनीय, जिसे कहा नहीं जा सके, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सके, उसको बोलते हैं इनएफेबल। इसको याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको स्टार मार्क लिख लेना। इनएफेबल का मतलब अकथनीय। हिंदी से याद करिएगा, ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। और अंग्रेजी का शब्द भी याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ इनएफेबल है मतलब वो अकथनीय है, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। अगला है एन अंडर हैंड डिवाइस रिस्टोर्ड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। एक ऐसा डिवाइस जो रिस्टोर किया हो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, जिससे आप मिसकंडक्ट जस्टिफाई कर पा रहे हो, ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं? मैनोवेवर बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग याद करना, कई बार आया है, मैनो शब्द याद करना, ठीक है ना, EUVRE, मैनोवर। अब U और V में फ़र्क मेरे बोर्ड्स में तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन वहाँ पता चलेगा। मैनो शब्द याद हुआ, ठीक है, EU, मैनो, EUVRE, मैनोवेवर, EUVRE याद रखिएगा, यहाँ याद करना पड़ेगा, या फिर इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, मैनो प्लस EU प्लस VRE, मैनोवेवर, ताकि वो याद रह जाए। अब ये मैं जब बार बार लिख रहा हूँ तो U भी V की तरह नज़र आ रहा है। मैनोवेवर, VRE, ये
स्पेलिंग चेक में बहुत आया है, वन वर्ड के अलावा स्पेल चेक में बहुत आया है, बहुत ज़्यादा आया है स्पेल चेक में। देखो मेरे को एक बात पता था कि मेरे अपने टाइम पे ना मेरी स्पेलिंग जो है बहुत ख़राब हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, और तो स्पेलिंग याद करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट बात होता है। मेरा प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब अभी बहुत अच्छा नहीं हुआ। प्रोनाउंसिएशन का जो सेक्शन है वो मैंने डिसाइड किया था मैं इम्प्रूव नहीं करूँगा, क्योंकि स्पेलिंग याद करने के लिए फिर मैंने यही तरीका अपनाया था कि ऐसी पढ़ाई करेंगे। तो स्पेलिंग वाले मेरे सारे क्वेश्चन सही हो गए थे। बाद में उसके बाद प्रोनाउंसिएशन पे खूब काम किया जा रहा है, खूब काम किया जा रहा है। अभी भी कुछ अच्छा शब्द आ जाए तो अपन वही वाले मिला के पढ़ने वाले लोग हैं, जैसे अपन को सिखाया जाता है तो मिला के पढ़ते हैं अपन। द एनिमल्स आप है। अच्छा एक मैं और चीज़ बताता हूँ, जैसे प्रोनाउंसिएशन जब बचपन में CBSE ICSE बोर्ड में होते हो तो प्रोनाउंसिएशन के बेसिक सिखाई जाती है कि कब क्या आप प्रोनाउंस करोगे। जैसे KN कई बार लिख के आता है, KN कई बार लिख के आता है तो आप देखोगे क्या साइलेंट रहता है। कई बार PH लिख के आता है तो P साइलेंट रहता है, P को नहीं पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता है। तो ये बेसिक्स है प्रोनाउंसिएशन की। जो हिंदी भाषी बच्चे हैं वो ये बेसिक्स को जानते ही नहीं हैं, तो वो तो इसको KN करके पढ़ेंगे, इसको PH करके पढ़ेंगे पूरा ना। वही वाला इशू है कि इसकी बेसिक्स नहीं पता है, और ना किसी के पास टाइम है कि इतनी जो बेसिक्स है बचपन में अभी जाके सीखे। अभी तो एग्ज़ाम देना है, तो अभी तो शब्द सीखना है, उसकी स्पेलिंग सीखना है। और इसमें अगर हम इसमें भी चले जाए अपना समय बिताने लगे, ये सारे के सारे मेरे मैसेजेस हिंदी भाषी बच्चों के लिए। और जो CBSE ICSE बोर्ड के बच्चे हैं वो इन सारे बच्चों का थोड़ा मजाक उड़ाएंगे, तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इन बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना बनता है, क्योंकि बचपन में अगर इनको ये सिखाया गया होता तो ये आपसे ज़्यादा तेज होते, ज़्यादा होते। अगर आपको लड़ाई लड़नी है इन बच्चों के साथ तो मैथ्स में लड़ लो आप इनसे, मतलब रीजनिंग में लड़ लो आप इनसे, फिर बुद्धि का पता चलेगा किसके पास बुद्धि ज़्यादा है, आपके पास बुद्धि ज़्यादा है, इन बच्चों के पास बुद्धि ज़्यादा है। और CBSE ICSE बोर्ड के वो बच्चे जिनकी मैथ्स भी बहुत अच्छी है और इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, तो आप तो वैसे ही टॉप करने वाले हो यार, आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मज़े करो, चिल करो, आखिरी टाइम में एग्ज़ाम दे आना। अगला है द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। किसी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स को क्या बोलते हैं। एक शब्द आता है फ्लोरा और दूसरा आता है फोना। फ्लोरा और फोना बोलते हैं, इसको बोलते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे रखने वाले। ये फूल को रिप्रेजेंट करता है और ये जीव जंतु को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्लोरा शब्द भी आता है और फोना शब्द भी आता है। जो फोना होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले जीव जंतु को बोलते हैं। तो फ्लोरा और फ्योना ये दोनों चीज़ें होती है। ये फूल पत्ती को रिप्रेजेंट करता है, वो जीव जंतु को रिप्रेजेंट करता है। ये भी आपके पास आ सकता है जो है। और इसमें अगर बात करके फूल पत्ती या प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, किसको, प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। प्लांट की प्रजातियों को रिप्रेजेंट करता है। एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड एवर फिक्स सैलरी एक अच्छा शब्द है जो आपके उसमें आता है, जिसको हम बोलते हैं इंसेंटिव। इसके अगर बात करें जो है हम, ये समझ में आएगा सारे लोगों को। ये आम शब्द है, मतलब जनरल शब्द है इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो मेरी सैलरी 30K है और किसी ने बोला कि मेहनत करोगे तो हम 5K आपके परफॉर्मेंस पे देंगे। तो ये जो 5K है ना, जो बोनस जिसको बोलते हैं, मतलब इंसेंटिव जिसको बोलते हैं। बोनस तो अलग होता है कि भाई कंपनी परफॉर्म करती है उस पर बोनस दिया जाता है। इंसेंटिव होता है सैलरी के ऊपर का हिस्सा होता है। अगर सैलरी के ऊपर का हिस्सा ये है तो इसी को क्या बोलते हैं, इमोल्यूमेंट बोलते हैं। तो वही पूछा है, इमोल्यूमेंट ओवर एंड एवर फिक्स सैलरी। तो इसका एक दूसरा और शब्द है परक्यूजिट। परक्यूजिट एक दूसरा शब्द है। अब इसकी स्पेलिंग याद करने में दिक्कत हो सकती है, तो पर को अलग कर लो, क्यू को अलग कर लो, QUI, ठीक है ना। और फिर साइट पढ़ते हो तो परक्विजिट पढ़ते हैं, परक्यूसाइट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो परक्यूसिट, SITE, विशेषाधिकार। अब ये हिंदी हटाई दो यार। जैसे आप हिंदी हटाओगे तब आपको समझ में आने लगा कि इंग्लिश समझना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ चीज़ें हिंदी गूगल करके जो हिंदी होती है ना, वो हिंदी ही समझ में नहीं आती, क्योंकि हिंदी हमारे लिए डिफिकल्ट होती है। इसके लिए तो ज़्यादा सही शब्द यही है कि अगर परक्यूजेट की बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप इमोल्यूमेंट की बात कर रहे हो, आप इंसेंटिव की बात कर रहे हो, आप उन पैसों की बात कर रहे हो जो सैलरी के ऊपर मिलता है। क्योंकि स्टेटमेंट देखो ना, एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड एवर फिक्स सैलरी। फिक्स सैलरी के ऊपर मिलने वाला इमोल्यूमेंट वो क्या होता है, वो परक्यूजेट होता है या फिर इंसेंटिव होता है। अगला है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। उसको बोलते हैं विंडफॉल, मतलब अचानक से अप्रत्याशित धन मिल जाए उसको बोलते हैं विंडफॉल। आगे चलो, क्लूज अवेलेबल एट द सीन। सीन पर जो क्लूज अवेलेबल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियल्स। सर्कमस्टेंशियल, संयोगवश जो चीज मिलता है। सर्कमस्टांस मतलब संयोग की बात करते हैं, और
अगर किसी सरकमस्टांस पे कोई चीज़ अगर मिल रही है, किसी मोमेंट पे कोई चीज़ मिल रही है, तो उसको सरकमस्टेंशियल बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में मिल रहा है। तो सवाल क्या है, क्लूज अवेलेबल एट द सीन, किसी सीन पे जो क्लूज मिलते हैं पर्टिकुलर उस सरकमस्टांस पे मिलते हैं तो सरकमस्टांशियल उसको बोलते हैं। सरकमस्टांस का मतलब होता है किसी मोमेंट पे, ठीक है ना, कि इस पर्टिकुलर क्षण पे, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कोई चीज़ मिल रही है। तो सरकमस्टेंशियल का मतलब हो गया संयोगवश मिलता है, लेकिन अंग्रेजी के लिए याद रखना पड़ेगा क्लूज अवेलेबल एट द सीन को क्या बोलते हैं, सरकमस्टेंशियल। तो संयोगवश हिंदी भी याद रख सकते हो, स्टेटमेंट भी याद रख सकते हो। अगला है वन हाइड्स अवे इन ए शिप और पैसेंजर व्हीकल, जो छुपा रहता है शिप में या पैसेंजर व्हीकल में जो है कहीं और जाने के लिए, कहीं और जाने के लिए, टू ऑब्टेन ए फ्री पैसेज। कई बार आपने देखा है, डंकी एक मूवी देखी है, डंकी शाहरुख खान की, डंकी मूवी देखी। इस डंकी मूवी में आपने देखा है कि वो लोग नीचे छुप के दब के ऐसे जाते हैं, बहुत पुराने समय में ऐसा होता था। तो सवाल क्या कह रहा है कि किसी शिप में छुप के चले जाओ, ठीक है ना, या किसी व्हीकल में छुप के चले जाओ जिसमें आपको फ्री पैस मिल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोवे बोलते हैं। एक मूवी भी इस नाम से आई है, ठीक है ना, छिपकर यात्रा करने वाले को स्टोवे बोलते हैं। और स्टोवे एक मूवी आई हुई है हॉलीवुड की, कभी आपको फुर्सत में समय मिले तो आप स्टोवे देखिएगा, ठीक है ना। और आप पूछोगे कि ये स्टोवे किस पे बेस्ड है, तो ये आप देखोगे तो ये हमारे अर्थ से दूसरे ग्रह पे जाने से रिलेटेड है, अर्थ से दूसरे ग्रह पे जाने से रिलेटेड मूवीज़ है। फिर रास्ते में क्या होता है, तो ये उस पर बेस्ड मूवी है। और स्टोवे है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, शिप से या फिर व्हीकल से। अब आते हैं इडियम एंड फ्रेजेस की। आज भी इडियम्स थोड़े ज़्यादा आसान है, याद करना भी ज़्यादा आसान होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर के हैं। अगर नहीं अगर आपकी डिक्शनरी में है तो इन्हें भरिए। इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, ठीक है ना, उत्साह एवं प्रसन्नता से ओतप्रोत होना। तो फुल ऑफ होप एंड इंथुजियाज्म, फुल ऑफ होप एंड इंथुजियाज्म। ऑल द चिल्ड्रन वन इन हाई स्पिरिट ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, मतलब लास्ट डे स्कूल का तो सारे के सारे चिल्ड्रन क्या होंगे, हाई स्पिरिट में तो होंगे ही होंगे, ऐसा तो नहीं कि हाई स्पिरिट में नहीं होंगे। तो बहुत इजी सा था कि हाई स्पिरिट में होना मतलब बहुत उत्साह में होना। सेक इन शूज, अगर मतलब आपके जूते में सेक हो रहा है, इसका मतलब आप डर रहे हो ना, तो ट्रेम्बल विथ फियर। दैट पुअर किड इज सेकिंग इन हिज शूज अप देयर ऑन स्टेज, मतलब स्टेज पे जाने के बाद वो डर रहा था, मतलब लड़खड़ा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। तो जब भी आप सेक इन शूज होता है मतलब आपके जूतों में अगर सेक हो रहा है, इसका मतलब डर से आप कांप रहे हो। टू रन अमक, टू रन अमक का मतलब होता है उन्माद में भागना। टू रन अबाउट इन फ्रेंजी मतलब पगला के भागना। तो बीइंग पेरेंट्स यू शुड एजुकेट योर सन नॉट टू रन अमक, मतलब पेरेंट होने के नाते, मतलब अपन तो हैं, शायद आप नहीं हो तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, कि बच्चों को समझाना कि भाई उन्माद में मत भागो, ठीक है, सोच समझ के काम करो। तो टू रन अमक का मतलब होता है उन्माद में भागना, बहुत फ्रेंजी हो जाना जो है। क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। नैरो सेव होता है दैट कार ऑलमोस्ट हिट अस व्हाट ए क्लोज सेव, मतलब उसने अपने को हिट किया लेकिन अपन बच गए, मतलब ज़्यादा लगा नहीं, बहुत कॉर्नर से निकल गया। टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, संदेह के साथ स्वीकार करना बोलते हैं, टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टू लिसन टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डाउट, मतलब किसी चीज़ को सुनना कंसिडरेबल डाउट के साथ। आई हैव सीन द आर्टिकल विच आई टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, आई हैव सीन द आर्टिकल, हमने जो है आर्टिकल देखा है, विच टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब हमने आर्टिकल देखा है लेकिन किस तरीके से, डाउट की नज़र से देखा है। चलो आगे चलते हैं। अगला जो है वो है ऑप्शन चॉइस। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन चॉइस की, इसका मतलब होता है अगर आपके पास ऑप्शन चॉइस है मतलब कोई रास्ता नहीं है, नो रियल चॉइस एट ऑल, हिंदी इसमें निकाल देना, एक ही रास्ता या विकल्प, कोई रास्ता नहीं। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है नो रियल चॉइस एट ऑल, हिंदी सही नहीं लिखी है। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कोई रास्ता ना होना। तो इट इज ए केस ऑफ ऑप्शन चॉइस बिकॉज इफ आई डोंट एग्री टू दियर टर्म्स आई विल लूज माई जॉब, मतलब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ऑप्शन चॉइस होने का मतलब कोई और रास्ता ना होना। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इट इज ए केस ऑफ ऑप्शन चॉइस, ये ऑप्शन चॉइस का केस है, मतलब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, बिकॉज इफ आई डोंट एग्री टू दियर टर्म्स, अगर मैं उनके टर्म पे एग्री नहीं हुआ तो मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद है टू ईट ए हम्बल पाई। हम्बल पाई खाना मतलब यार गलती मान लेना, टू अपोलोजाइज कर लेना। व्हेन ही रियलाइज हिज मिस्टेक ही हैड टू ईट हम्बल पाई, जब उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई तो उसको क्या करना पड़ा, हम्बल पाई खाना पड़ा। हम्बल पाई खा रहे हो इसका मतलब है कि आप गलती मान रहे हो। अगला है टू गिव द डेविल्स हिज ड्यू, बुरे की भी अच्छाई पर पहचानना। अरे यार टू गिव इनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी, कहते हैं ना टू गिव द डेविल हिज ड्यू,
मतलब अगर सामने वाला कोई आदमी शैतान लग रहा है अगर, लेकिन अगर वो तारीफ के काबिल तो उसको तारीफ देना, ये इसीलिए आता है टू गिव द डेविल हिज ड्यू, मतलब बुरे की भी अच्छाई पहचानना। सामने वाले के अंदर बुरा है लेकिन उसमें कुछ भी अच्छाई है, उसको पहचानने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप टू गिव द डेविल हिज ड्यू कर रहे हो। आई डोंट लाइक द मैन बट गिव द डेविल हिज ड्यू, ही वर्क्स इनक्रेडिबली हार्ड, मतलब मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, मेरे के लिए वो रावण जैसा आदमी खराब आदमी है। लेकिन गिव द डेविल हिज ड्यू मतलब ये कह रहा है फिर भी क्रेडिट देना चाहिए। बुरा आदमी है लेकिन बुरे आदमी के अंदर कुछ अगर अच्छी चीज़ें हैं तो हमें क्रेडिट देना चाहिए। इसी सेंस में इस्तेमाल किया जाता है गिव द डेविल हिज ड्यू, क्योंकि आगे बोल रहा है ना ही वर्क्स इनक्रेडिबली हार्ड, रीजन दे रहा है उसने बहुत मेहनत की है, इस वजह से उसको क्रेडिट देना चाहिए। भले वो शैतान आदमी मैं नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन इतनी मेहनत की कि हमें उसको क्रेडिट देना चाहिए। अगला है इथनिक क्लिनसिंग। इथनिक क्लिनसिंग मतलब होता है जाति समूह के सदस्यों की सामूहिक हत्या। इथनिक क्लिनसिंग का मतलब होता है कि मास किलिंग करना, द मास किलिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ वन एथनिक ग्रुप। द मिनिस्टर्स एक्सप्रेस डिस्मे, डिस्मे मतलब निराशा, एट द कॉन्टिन्यूड प्रैक्टिस ऑफ एथनिक क्लिनसिंग। जो मिनिस्टर है उन्होंने एक्सप्रेस किया डिस्मे, निराशा, किस पे, क्योंकि कंटिन्यू एथनिक क्लिनसिंग हो रही है, मास किलिंग हो रही है, कई जातियों का किल हो रहा है। तो इथनिक क्लिनसिंग का मतलब एक तरीके से पूरी जाति की मास किलिंग कर देना। अगला है एन ओपन बुक। एन ओपन बुक होने का मतलब है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट, सीधा साधा होना। ऑन दैट होल्ड्स नो सीक्रेट, मतलब किसी के पास कोई सीक्रेट नहीं है। मैं बोलता हूँ आई एम ओपन बुक, इसका मतलब है कि मेरे अंदर कोई सीक्रेट नहीं, मेरा जो अंदर है वही बाहर है, सब वही है। तो हर लाइफ इज एन ओपन बुक, उसकी जो लाइफ है वो खुली किताब है। ओपन बुक होना मतलब सब सामने दिखाई देना, कुछ भी हिडन ना होना। तो आई होप आज के इडियम्स आपको समझ में आ गए होंगे। इडियम्स बहुत आसान भी था और वर्ड सीरीज पे चलेंगे। और अगर हम बात करेंगे नैक, नैक का मतलब होता है कुशलता, और जब हम बात करते हैं नैक तो स्पेलिंग आती है KNACK, ये के साइलेंट रहता है, इसका मतलब होता है कुशलता। कुशलता की बात करें तो एप्टीट्यूड का मतलब भी कुशलता होता है, इनजेन्युइटी का मतलब भी कुशलता होता है, सेवी के मतलब भी कुशलता होता है। तो एप्टीट्यूड तो सब लोग जानते हो, एप्टीट्यूड पढ़ाई करते हो ना, जब SSC की तैयारी कर रहे हो उसमें एप्टीट्यूड भी आता है, आपके सिलेबस में एप्टीट्यूड लिखा रहता है, तो मतलब आपकी कुशलता चेक की जाती है। इनजेन्युइटी भी आपकी कुशलता से रिलेटेड है, सेवी भी है। अब अगला जो शब्द है इल ब्रेड है। इल ब्रेड का मतलब होता है असभ्य होना, और जब असभ्य की बात करें तो इसमें कोर शब्द आता है, फिर बार्बरिक शब्द आता है। बार्बरिक एक टीवी सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे। आप बोलोगे सर बहुत सारा आपको ये हॉलीवुड की टीवी सीरीज़ याद होगी। यार मेरा तो ऐसा चलता था कि मैं टीवी सीरीज स्टार्ट करता था, अगर 3 सीज़न है ना, 3 सीज़न और एक सीज़न में 10 एपिसोड है, तो मैं 3 के तीनों सीज़न पूरा देखने के बाद फिर उसे बंद करता था। कोई भी सीज़न मेरे को समझ में आता था। तो शुरुआत में मैंने अपनी जो इंग्लिश मेरे को सही करनी थी, मेरे को शब्द सीखना था, तो मेरे किसी दोस्त ने सजेस्ट किया था कि टीवी सीरीज़ देख, उसमें मन लगने लगेगा, और फिर सब टाइटल के साथ देख। तो मैंने सब टाइटल के साथ उसे देखना स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट आज के समय ऐसा है कि मैं कितना भी बिजी रहूं, जब मैं रात को जाता हूं तो 11-12 बजे जब सोने जाता हूं, सोने से पहले मैं सीरीज़ लगाता हूं, और अगर मुझे कोई सीरीज़ पसंद आ जाती है तो मैं वो सारा का सारा देख लेता हूँ। जैसे कल मैंने टीवी सीरीज़ खोली थी, बैड कॉप आई है अभी, और थोड़े समय के बाद मतलब मेरे को पसंद नहीं आई उतनी, तो मेरी आंखें लग गई, मैं सो गया। तो आइडली मेरे सोने का तरीका यही है कि मैं टीवी सीरीज़ खोलता हूँ और देखते देखते ही सो जाता हूँ। वैसे अगर मैं सोने जाऊँ तो मैं 3-3 घंटे तक जगा रह जाऊँ, मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैं इतना टीवी सीरीज़ देखने लगा था एक समय पे कि मैं उसका एडिक्ट हो गया हूँ, कि जब तक वो ऐसे चलेगी नहीं और बाजू में चलते चलते ऑटोमेटिकली बंद नहीं हो जाएगी तब तक मैं वो नहीं करता हूँ। और एक नया सीरीज़ है जो मेरे को पसंद आ रहा है, किंग। ये कोरियन एक टीवी सीरीज़ है और बहुत पॉपुलर सीरीज़ है, तो इसे मैंने देखना स्टार्ट किया हुआ है, और अभी बस स्टार्ट ही किया था, 1 एपिसोड देखा है, और इसमें 16 एपिसोड है 1-1 घंटे के। यहाँ से सीखने को बहुत सारा मिलता है, नए नए सब सीखने को मिलते हैं, पर मैं देख सकता हूँ, मेरे पास टाइम है। मैं अपने SSC की तैयारी के दौरान भी बहुत देखता था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप हर समय पढ़ते हो। तो जब मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता था तो मैं टीवी सीरीज़ देखता था, तो उसमें मुझे इंग्लिश सीखने को बहुत ज़्यादा मिला। अभी मेरा अपना तरीका, लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता था। न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करूँगा तो जैसे ऊपर से नीचे पढ़ता था, उसमें पता चले कि 4 लाइन में 50 शब्द हैं। 4 लाइन में अगर 50 शब्द हैं तो उसमें तो मेरे को 36 नहीं आते हैं। तो अगर 50 में से 36 शब्दों का मतलब ही आपको पता नहीं है तो कैसे आप उनकी मीनिंग समझोगे, कैसे रीडिंग आप इंप्रूव करोगे? पहले तो आपकी शब्द भंडार भी तो बड़े होने चाहिए, और प्रोनाउंसिएशन टूटा हुआ, समझ रहे हो ना, प्रोनाउंसिएशन एकदम खराब है, शब्द को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है वो पता नहीं, फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है वो पता नहीं। तो बहुत सारे चैलेंज अपने समय पे आए थे, लेकिन वही तरीका है, जब आप जिद्दी हो, जब आपको काम करना है तो आपको काम करना पड़ेगा। और आज की डेट पे देखो, मैंने इंग्लिश की 3-3 किताबें लिख डाली, वो कैप की किताब लिखी है, ग्रामर की किताब लिखी है, कम्प्रीहेंशन की किताब लिख डाली है, जो है मैंने विकिपीडिया तक खंगा लिया। आज का स्थिति ऐसा है कि मतलब हिंदी मेरे से आधी बोली जाती है, आधी अंग्रेजी बोली जाती है। मेरा कन्वर्सेशन भी ऐसा कि आधी हिंदी चलती है, आधी इंग्लिश चलती है।
ना मैं पूरा हिंदी बोल सकता हूँ, ना मैं पूरा इंग्लिश बोल सकता हूँ। मैं धीरे धीरे अपने आप को पूरे इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं फिर से दोबारा पूरी हिंदी बोल पाऊँ। एक समय के बाद ऐसा आता है जब आप पूरी इंग्लिश सीख जाते हो तो हिंदी तो आपने पूरी ऑलरेडी सीखी रखी है। चलो आगे चलते हैं। क्लमसी शब्द याद रखिएगा, बार्बरिक शब्द याद रखिएगा। बार्बरिक का मतलब निर्दयता पूर्वक बोलते हैं, जिसको निर्दयी बोलते हैं। बार्बरिक अगर आप हो तो निर्दयी हो। मैंने इन सब की हिंदी याद की थी। आज भी मुझे वो अपने पुराने 2015-16 का जो अपना नोट्स है ना, ऐसे ही जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैंने नोट्स आ जाते हैं। मेरे अपने पढ़ने का तरीका ऐसा था कि मेरे को तो ये भी पता था कि पेज नंबर 26 पे जो है यहाँ पे 10वीं लाइन पे ये वाला शब्द था, इसके 5 सिनोनिम्स थे और 5 एंटोनिम्स थे। मतलब ऐसे मेरे दिमाग में चित्र बना हुआ था। इतनी मेहनत किया था, 17,000 शब्द याद किया था, 17,000 वर्ड्स। मतलब ऐसे समझो जो शब्द आपको याद आते होंगे मेरे बीटेक करने के बावजूद भी मेरे को नहीं आते थे। जबकि अगर मेरा बैकग्राउंड चेक करोगे ना, मैं एचबीडी कानपुर से बीटेक हूँ यार। वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल काम होता। सोचो मैं कैसे पहुँचाऊँगा वहाँ पे, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो मेहनत का कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है यार, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ती है। चलो आगे देखते हैं। डिमेंटेड, डिमेंटेड का मतलब पागल। अगर आप इसकी हिंदी भी याद रख लो पागल, तो इसके सिनोनिम्स तो सबको आपको पता ही चल जाएगा। इडियोटिक हो गया, मतलब आप पागल हो, इंसेन हो, डाफ्ट हो, लुनाटिक हो, ये सारे शब्द है। अब जैसे डाफ्ट नहीं पता होगा, नया शब्द होगा आपके लिए, तो पढ़ो यार डाफ्ट कि हाँ ये भी इसका मतलब भी पागल होता है। लुनाटिक का मतलब सनकी होता है, इंसेन का मतलब सनकी होता है, डिमेंटेड का मतलब सनकी होता है, इडियोटिक का मतलब सनकी होता है। ये सब सनकी के लिए है। तो सेन हो गया, रेशनल हो गया, जुडिशियस, जुडिशियस बहुत आपके एग्जाम में आता है। जुडिशियस का मतलब वाइज होता है। हाउटी मतलब घमंडी होता है। ये शब्द मेरे को एक बार में याद हो गया था, पता नहीं क्यों याद हो गया था मेरे को। हाउटी एक बार में याद हो गया था। हाउटी हो तो प्राउडी हो, हाउटी हो तो प्राउडी हो, ऐसे याद करते थे। एरोगेंटली सुपीरियर एंड डिसडेनफुल। कॉन्साइटेड भी एक शब्द था जो अपने को उस टाइम पे याद करना पड़ा कि हाउटी और कॉन्साइटेड का मतलब घमंडी होता है। तो कैवेलियर हो, कॉन्टेम्पटुअस है, इगोइस्टिक हो, ये सब घमंड से रिलेटेड है। मीक हो, टिमिड, कायर हो गए, मीक हो, मीक मतलब कमजोर, ठीक है। तो मीक और कायर इसके अपोजिट हो गया। अगला शब्द है इनलिवेन। इनलिवेन का मतलब सजीव करना। मेक मोर एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग और अपीलिंग। मतलब जब इनलिवेन करते हो तो किसी को चीयर करते हो आप, स्टिमुलेट करते हो, जिंदा करते हो, रिजुवेनेट करते हो। तो जब आप इनलिवेन करते हो किसी को तो स्टिमुलेट करते हो, रिजुवेनेट करते हो, चीयर करते हो। ऐसे याद करना पड़ता है, ऐसे याद करना पड़ता है। दिमाग में ऐसे पढ़ के बैठाना पड़ता है, कॉपी पे लिख के फिर बैठाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर टहल के थोड़ा पढ़ना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है। जैसे आज आपने इसको ऐसे पढ़ा, इनलिवेन करना। इनलिवेन करना मतलब किसी को सजीव करना। इसका मतलब है किसी को चीयर कर रहे हो, किसी को स्टिमुलेट कर रहे हो, किसी को रिजुवेनेट कर रहे हो। तो ऐसे याद हो जाएगा। 3-4 बार आज रीड करोगे, फिर कल 3-4 बार आज रीड करोगे, इसे समझोगे तो ये शब्द याद हो जाते हैं। एक तरीके का रटने का तरीका है, पर याद हो जाएंगे पूरे के पूरे। समझ में आया? मीनिंग समझना बहुत जरूरी है सभी के। सुपर नुएटेड, सुपर नुएटेड का मतलब होता है सेवानिवृत्ति। आउटडेटेड और ऑब्सोलीट थ्रू एज और न्यू डेवलपमेंट्स। रिटायर्ड बोलते हैं सुपर नुएटेड को, रिटायर्ड भी बोलते हैं और ऑब्सोलीट भी बोलते हैं। देखो ये आया है आपके एग्जाम में, और ये वाला जो शब्द है ये मेरे को याद है। मैं 2015 का मैंने पेपर दिया है, 2016 का दिया है, 2017 पढ़ाया, 2018 पढ़ाया, 2019 पढ़ाया, ठीक है, 2020 पढ़ाया। 2021-22 के दौरान मैं थोड़ा मिसिंग रहा हूँ पढ़ाने से, ठीक है ना। फिर 2023 में थोड़ा पढ़ाया है और 2024 में पढ़ा रहा हूँ। मैं आपका बता रहा हूँ 2015 मेरे पेपर में है, 2016 में मेरे में ही आया, दोनों साल में। 17 में पेपर में आया है, 18 पेपर में आया, 19 में आया है, 20, 21, 22 आया, 23, 24 उठा के देख लो, ये शब्द आया है। ऑब्सलीट का मतलब ये हो गया जो पुराना हो गया, जो अब यूज में नहीं है, पुराना हो गया। दैट विच इज़ नॉट इन यूज करेंटली। तो सुपरनिवेटेड का मतलब सेवानिवृत्त हो गए, अब यूज में नहीं हो भैया आप, ठीक है ना। तो एंटीक शब्द होता है ना, तो एंटीक्वेटेड या फिर ओल्ड फैशन, अब फैशन में नहीं हो। इसका अपोजिट क्या हो गया? मॉडर्न हो गया, कॉन्टेम्परेरी हो गया। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करो चाहे ना याद करो। ऑब्सलीट जरूर याद रखो कि अगर आप ऑब्सलीट हो गए इसका मतलब है कि बस आप प्रथा से बाहर, प्रचलन से बाहर हो गए हो। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतनी बार आया है यार, हर साल ही आता है ये, किसी ना किसी सेट में हर साल ही आता है। बेकॉन्ड का मतलब होता है इशारे से किसी को बुलाना। समन करना, समन मतलब बुलाना। ये समन शब्द जो इस्तेमाल होता है ये कोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जब कोर्ट किसी को बुलाता है तो कोर्ट समन करता है, ठीक है ना। कॉल करना, इंटाइस करना, कोएक्स करना।
आप किसी को बुला रहे हो तो किसी को रिपेल कर रहे हो या रिपल्स कर रहे हो, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो बेकॉन का मतलब इशारे से बुलाना किसी को। एक्यूज्ड का मतलब दोषी होता है, एक्यूज सब जान रहे हैं। ब्लेम्ड बंदा, इम्पीच्ड बंदा, इंडिक्टेड बंदा, इंडिक्टेड का मतलब जिसपे दोष लगा हो। तो सारे शब्द आसान है, ब्लेम्ड, इम्पीच्ड, इंडिक्टेड। इम्पीचमेंट आपने एक शब्द सुना होगा, इम्पीचमेंट। ये इम्पीचमेंट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है इम्पीचमेंट। मतलब जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी पे बैठे होते हैं उनको इम्पीच किया जाता है, मतलब उन पे दोषारोपण किया जाता है, एक्यूज किया जाता है उनको। अगला है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब परिवर्तन काल जो है, चेंज होना, एवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसका अपोजिट देखोगे तो कोई चीज़ स्टैग्नेट हो गई है, मतलब स्थिर हो गई, नहीं चेंज होना चाहती है, कंक्लूड हो गई है या डिक्लाइन हो गई है, इसके अपोजिट हो जाएंगे। अगला शब्द है, जरा ध्यान से देखना, डेक्री, DECRE, डेक्रीपिट्यूड। डेक्रीपिट्यूड इसका मतलब क्या होता है? जड़ता, सजीवता। द स्टेट ऑफ बीइंग decrepit, worn out of, ruined because of age or neglect. feebleness, जरा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, बड़े सारे अच्छे शब्द हैं, सबको सिखाना पड़ेगा मेरे को। डिलापिडेशन एक शब्द है, जरा ध्यान से देखना। डिलापिडेशन शब्द हो गया। फीबलनेस, फिकलनेस, चेंजनेस, ठीक है, मतलब आप सजीव हो, जीड़ हो। जीड़ता का मतलब जिसके अंदर थोड़ा जिंदापन है, ठीक है ना। इन्फर्मिटी, ये सारे के सारे शब्द नए हैं, सारे के सारे शब्द नए हैं, लेकिन अगर इनमें देखो तो इनमें से एक भी ऐसा शब्द नहीं है, जैसे इसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं है डेक्रीपिट्यूड में जो आप कनेक्ट कर पाओ। जीड़ता भी एक ऐसा शब्द है जो हिंदी में ही समझ में नहीं आएगा। जीड़ सीड़ होना, जीड़ सीड़ होना मेरे को बचपन में याद आ रहा है। अभी जीड़ता से मेरे को लग रहा था कि सजीव होना, ऐसा फीलिंग आ रहा था, लेकिन जीड़ता का मतलब हो गया कि जीड़ सीड़ होना मतलब खराब होना, नष्ट होना, मतलब स्ट्रेंथ से कम हो जाना। क्या होना? स्ट्रेंथ से कम हो जाना, उसको बोलते हैं जीड़ होना, मतलब खराब होना, खराब होना। तो डेक्रीपिट्यूड जो है इसका मतलब आप डिप्रिशिएट हो रहे हो। फीबलनेस हो गया, फीबलनेस का एक और सिनोनिम्स आता है फिकल माइंडेड होना, मतलब आपकी बुद्धि जो है हीन होती जाती, खराब होती जाती है। इंग्लिश में लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ बीइंग, एक ऐसी स्टेट जिसमें डेक्रीपीट होते कोई चीज, वॉर्न आउट होते या रूंड होते हो। मतलब वॉर्न आउट ये फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है खराब होना, रूंड मतलब खराब होना। तो ये शब्द एक ऐसा मिला इस पूरे के पूरे उसमें जिससे आप पूरी मीनिंग आप समझ सकते हो कि कोई चीज अगर डेक्रीपीट हो रही है तो रून हो रही है। रून मतलब बर्बाद होना, RUIN, इस रून का मतलब होता है बर्बाद होना, बर्बाद होना, बर्बाद होना। तो डेक्रीपिट्यूड का मतलब हो गया बर्बाद होना, रून होना, डिलापिडेशन होना किसी चीज का, इन्फर्मिटी हो जाना उसका जो है। इसके जो अपोजिट की बात करें तो स्ट्रेंथन होना, तो स्ट्रेंथ इसका जो है एक एंटोनिम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि डेक्रीपिट्यूड जब भी कोई चीज होती है तो क्या होती है? वो रून होती है। साथ में डिलापिडेशन शब्द है, इसका मतलब खराब होना, इन्फर्मिटी मतलब खराब होना। फीबलनेस ये एक माइंड के लिए इस्तेमाल होता है, फिकलनेस भी बोलते हैं, जिसमें आपका जो दिमाग है, जो सोचने का तरीका होता है वो धीरे धीरे बदतर होता जाता है। चलो आगे चलते हैं, अगले शब्द की तरफ मूव करते हैं। और ये हमारा फ्रेजल वर्ब आ गया। फ्रेजल वर्ब में आज हम लोगों ने ब्रिंग लिया है। ब्रिंग एक वर्ब है, इस वर्ब का मतलब क्या होता है? लाना। लेकिन जैसे जैसे इनके साथ प्रीपोजिशन जुड़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी मीनिंग अलग होती चली जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब में आज हम लोगों ने लिया है ब्रिंग। आज हम लोगों ने लिया है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ये अपने साथ ऑन लेता है, ये अपने साथ आउट लेता है, ये अपने साथ ओवर लेता है, ये अपने साथ राउंड लेता है, और ये अपने साथ अंडर लेता है। ज़रा ध्यान से देखना, इसमें से दो फ्रेजल वर्ब है जो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे आपने कई बार सुना होगा ब्रिंग अंडर कंट्रोल। ब्रिंग अंडर कंट्रोल इसका मतलब होता है वश में करना। एग्जाम्पल देखो, द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट मेनी प्रोविंसेस अंडर इट्स कंट्रोल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बहुत सारी प्रोविंसेस को अपने कंट्रोल में, अपने कब्जे में ले पाई। तो ब्रिंग अंडर कंट्रोल होता है वश में लाना। ब्रिंग अंडर कंट्रोल का मतलब होता है वश में लाना। और जो पहला है ब्रिंग ऑन, ब्रिंग का मतलब टू कॉज टू हैपन होना, कि किसी चीज का कारण बनना। द न्यू लॉ विल श्योरली ब्रिंग ऑन पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। जो नई लॉ होगी वो ब्रिंग ऑन करेगी, मतलब कारण बनेगी पॉजिटिव चेंज का सोसाइटी में। तो जब ब्रिंग ऑन होती है कोई चीज तो कारण बनती है। यहां पे क्या होना? कारण बनना होता है, कारण बनना होता है। ये दो बहुत आसानी से याद हो जाती है।
उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है वो है ब्रिंग ओवर और ब्रिंग राउंड। ये दोनों बहुत कंफ्यूज करता है। क्यों? जरा सा देखना, ब्रिंग ओवर का मीनिंग क्या है? ब्रिंग ओवर का मीनिंग है टू ब्रिंग समवन एट वंस साइड, किसी को अपने पक्ष में करना। और ब्रिंग राउंड का मतलब क्या है? टू ब्रिंग टू वन सेंस, किसी को सेंस में लाना, किसी को सेंस में लेना, या फिर टू मेक वन एग्री टू वंस ओपिनियन, या किसी को अपनी ओपिनियन से सहमत कराना। तो किसी को अपनी साइड में लाना और किसी को अपने ओपिनियन से सबमिट कराना, बात तो एक ही है ना। तो ये एक दूसरे के इंटरचेंज में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। कभी भी जब आएगा तो किसी एक चीज में दोनों नहीं आएंगे, ओवर और राउंड दोनों नहीं आएगा। इसके दूसरे ऑप्शन आ सकते हैं, पर ओवर और राउंड कभी भी एक साथ में नहीं आएगा, क्योंकि वो इंटरचेंज में इस्तेमाल हो सकता है। तो जब भी हम बात करें ब्रिंग ओवर की, तो जब हम बात करें किसी को अपने ओपिनियन में मनवाना या किसी को अपने साइड में ले आना, किसी को अपने पक्ष में ले आना, तो आप ब्रिंग ओवर और ब्रिंग राउंड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, वी शुड नॉट ट्राई टू ब्रिंग हिम ओवर टू अस एज ही इज नॉट ए गुड पर्सन। उसको हमें अपनी साइड में नहीं ले आना चाहिए, जिससे टू अस एज ही इज नॉट ए गुड पर्सन, जैसे कि वो एक अच्छा इंसान नहीं, इस वजह से उसको अपनी साइड में नहीं लेना चाहिए। द ट्रेड यूनियन सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग द मैनेजमेंट राउंड टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। जो ट्रेड यूनियन है वो सक्सेसफुली सभी को ब्रिंग इन कर लाया, मैनेजमेंट को ब्रिंग राउंड कर लाया। ब्रिंगिंग द मैनेजमेंट राउंड, राउंड यहाँ इस्तेमाल है और ब्रिंगिंग यहाँ इस्तेमाल है। तो ब्रिंग राउंड कर पाया मतलब अपनी बात और अपनी ओपिनियन में मनवा पाया, अपनी बात और अपनी ओपिनियन में मनवा पाया। तो ये दो एक ऐसी चीज़ है, कभी एक दूसरे के इंटरचेंज में नहीं इस्तेमाल होंगे, कभी दोनों डबल ऑप्शन में नहीं आएंगे। अब आपके पास बचा कि ब्रिंग आउट करना, टू प्रेजेंट टू द पब्लिक, पब्लिक को प्रेजेंट करना। टू मेक सम क्वालिटी नोटिसेबल, प्रस्तुत करना या कुछ विशेष जानकारी में लाना। हिज एविडेंस हैज कन्विंसिंगली ब्रॉट आउट सेवरल फैक्ट्स, उसका जो एविडेंस है बहुत सारे फैक्ट्स सामने लेके आई, पब्लिक के नोटिस में लेके आई, दैट वर नॉट ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द कोर्ट, जो इसके पहले कभी भी कोर्ट के नॉलेज में नहीं लाई गई थी। तो जब आप ब्रिंग आउट करते हो तो सामने लेके आते हो, नोटिस में लेके आते हो। क्या करते हो? नोटिस में लेकर आते हो। तो ब्रिंग अंडर कंट्रोल याद करना बहुत आसान है, ब्रिंग ऑन करना बिल्कुल आसान है। ब्रिंग आउट थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, 3-4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। वैसे बहुत रेयर चांस है कि ब्रिंग ओवर और ब्रिंग राउंड आपके एग्जाम में पूछा जाए, कभी आज तक पूछा नहीं गया है। लेकिन आप इसे पढ़ लो, 2-3 बार रिवाइज कर लो, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, समझ में आए तब जाके आपको समझ में आएगी। इसके बाद चलते हैं आगे, हम फिक्स प्रीपोजिशन की बात करेंगे। और जब फिक्स प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो आपके पास एम्यूज एक ऐसा शब्द है जो आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, और एम्यूज के साथ मॉक और लॉफ भी आया है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप एम्यूज के साथ, मॉक के साथ या फिर लाफ के साथ एट लगाते हो, क्या करते हो? एट लगाते हो। इसका मतलब है कि आप किसी का मजाक बना रहे होते हो। तो एम्यूज एट, मॉक एट, लॉफ एट का मतलब होता है मजाक बनाना। क्या बना? मजाक बनाना। तो एवरीवन वाज ग्रेटली अम्यूज्ड एट हिज अवकवर्ड बिहेवियर ड्यूरिंग द सेरेमनी। सेरेमनी के दौरान सभी लोग जो है उसके जो है अवकवर्ड बिहेवियर मतलब खराब बिहेवियर पे अम्यूज्ड एट हो रहे थे, मतलब हंस रहे थे। तो यहाँ अम्यूज्ड एट की जगह मॉक एट भी लिख सकते हो और लॉफ एट भी लिख सकते हो। तो अम्यूज एट, मॉक एट, लॉफ एट किसी के हंसी बजाने के लिए किया जाता है। लेकिन वहीं अम्यूज मतलब अपने आप को खुश करना, अपने आप को एक तरीके से खुश करना। जब आप अम्यूज विथ होते हो, इसका मतलब है कि आप प्रफुल्लित होते हो, खुश होते हो किसी चीज से, इंजॉय करते हो अपने आप को। They amused themselves with playing video games. They amused themselves with playing video game. उन्होंने अपने आप को खुश रखा किससे? वीडियो गेम करके। तो जब आपको खुश रहना है किसी चीज से, जब आपको खुश होना है किसी चीज से, तो आप प्रीपोजिशन विथ का इस्तेमाल करते हो अम्यूज के साथ। लेकिन जब आप एट लगाते हो तो ध्यान रखिए कि अम्यूज एट, मॉक एट, लॉफ एट का मतलब होता है हंसी उड़ाना, किसी के ऊपर हंसना। उसके बाद ध्यान से देखना कि आंसर टू और आंसर फॉर, आंसर अपने साथ दो लेता है, आंसर टू और आंसर फॉर होता है। जब आप आंसर टू करते हो तो किसी पर्सन को आंसर टू करते हो, मतलब आप उसको ऐसे आंसर देते हो। तो व्हाट विल यू आंसर टू योर फादर, तुम अपने पिता को क्या कहोगे, तो यहाँ कहना होता है। जब आप आंसर फॉर होते हो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अकाउंट फॉर होते हो, आप जिम्मेदार होते हो। इसका मतलब होता है जवाब देना, और इसका मतलब जवाब देना तो होता है लेकिन अकाउंटेबिलिटी के साथ होता है, मतलब आप उससे भाग नहीं सकते हो। इसमें आपको सिंपल जवाब देना है, इसमें अकाउंटेबिलिटी के साथ जवाब देना है। तो जब आप आंसर फॉर होते हो तो आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, ये हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसी के साथ अकाउंट फॉर भी इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिसडीड्स, तुम्हें अपने मिसडीड के लिए जो है आंसर फॉर होना पड़ेगा, जिम्मेदार होना पड़ेगा, और एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों आपसे गलती हुई। यहाँ जिम्मेदारी के साथ आपको जवाब देना है, यहाँ पे सिर्फ आपको जवाब देना है। इसी तरीके से होता है अकाउंट फॉर, इसका मतलब भी होता है एक्सप्लेन। अच्छा, अकाउंट फॉर ऊपर ही लिखा है, आंसर फॉर या अकाउंट फॉर जो है इन दोनों का मतलब होता है एक्सप्लेन। यू शुड अकाउंट फॉर योर एब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस, तुम्हें जो है जवाब देना पड़ेगा क्यों तुम ऑफिस से एब्सेंस रहे हो।
क्यों तुम ऑफिस से अब्सेंट रहे हो, ये इसका तुमको जवाब देना पड़ेगा। तो आंसर टू होता है, लेकिन जब आंसर फॉर करते हो तो अकाउंट फॉर करते हो, इसका मतलब है कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझ में आया? और आंसर टू मतलब उत्तर देना है कि क्या जवाब दोगे, क्या उत्तर दोगे। उसके बाद चलते हैं यूजफुल वर्ड्स क्लोज टेस्ट के लिए। आज है एंटीक और एंटिक्स, दो शब्द है। एंटिक सब लोग सुना है, एंटिक पीस मतलब अनोखा, पुराना, ऑफ एंशिएंट टाइम्स। एंटिक्स का मतलब होता है कौतुकपूर्ण, मस्खरी, ठीक है ना, फनी, सिली। ये एंटिक्स का मतलब होता है फनी या सिली या स्ट्रेंज बिहेवियर। तो यू कैन नॉट गिव अवे ग्रैनीज ओल्ड बुक केस, इट्स ए वैल्यूएबल एंटिक। ये एंटिक की स्पेलिंग ध्यान रखना, ये एंटिक्स लिखा हुआ है AN, ये एंटिक्स, इसका मतलब होता है फनी या फिर सिली। समझ में आया? एक होता है अल्टरनेट, एक होता है अल्टरनेटिव। एक होता है अल्टरनेट, एक होता है अल्टरनेटिव। ये बहुत जो है बार एग्जाम में पूछा गया है, आप देखोगे तो फिलर्स में बहुत पूछा जाता है, ये बहुत फिलर्स में पूछा जाता है, कई जगह आपको मिलेगा। अब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? बाई टर्न। अल्टरनेट होता है एकांतर, एक बार मैं एक बार तुम। जॉन हैज़ टू वर्क ऑन अल्टरनेट संडेज, मतलब उसने आज इस संडे को किया फिर अगले संडे को करेगा, ठीक है ना। और अल्टरनेटिव का मतलब होता है दूसरी चॉइस। जैसे मान लो कि मेरे पास, अगर मेरे को कार नहीं खरीदनी, मतलब मान लो मैं कार खरीदना चाहता हूँ, मैं अभी जैसे होंडा सिविक चलाता हूँ, तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को ये बदलना है, अब मेरे पास दो ऑप्शन हो गया। एक मेरे पास मान लो आज के समय में मॉडर्न गाड़ी चल रही है थार, जिसका बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है, ठीक है ना। और थार के अलावा अगर दूसरी मेरी कोई पसंदीदा गाड़ी है जो और मेरे को पसंद आ सकती है कि मैं गाड़ी खरीदना चाहूँगा, तो टोयोटा की कैमरी एक गाड़ी आती है, तो टोयोटा मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, मतलब या तो मैं थार खरीदूँ तो या तो मैं ये कर लूँ। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड ए चीपर अल्टरनेटिव। सवाल ये होता है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो इसके बदले दूसरा क्या। तो अल्टरनेटिव का मतलब है रिप्लेसमेंट, एक के बजाय दूसरा। ये नहीं तो क्या, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, अल्टरनेटिव का मतलब ये हो गया। लेकिन जब हम अल्टरनेट कहते हैं, इसका मतलब है कि एक के बाद एक, मतलब इस संडे हो गया, उसके अगले संडे हो गया, अल्टरनेट हो गया। समझ में आई बात? ये आपके एग्जाम में ये पेयर कई बार पूछा गया, 10 एक बार आपके जो है फिलर्स में, क्लोज टेस्ट में, अलग अलग जगहों पे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेट क्या है और अल्टरनेटिव का मीनिंग क्या होता है। और इस पे बेस्ड ना आपके स्पॉट द एरर के क्वेश्चन भी बनाए गए, स्पॉट द एरर के क्वेश्चन भी बनाए गए हैं, स्पॉट द। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। अल्टरनेट और अल्टरनेटिव का फ़र्क हमेशा जानते रहो। वैसे जो ग्रामर पढ़ाते वक्त भी मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, ग्रामर पढ़ाते वक्त भी इसको पढ़ाया हुआ है, और वकैब पढ़ाते वक्त भी इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर ओवरऑल ग्रामर आप पढ़ रहे हो, वकैब पढ़ रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, तो देखोगे आप थोड़े समय के बाद सारे के सारे शब्द रिपीट होने लगेंगे। और एक बार जब शब्दों का रिपीटिशन होने लगे आपके सामने से, इसका मतलब है कि अब आपकी तैयारी सही हो रही है। तो ये रहे आज के वकैब, और अगली क्लास में फिर मिलेंगे अगले 100 वर्ड्स के साथ। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको सीक्वेंस से पूरा का पूरा कंटेंट डिलीवर कर दूँ और उस कंटेंट को आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। तो आज की क्लास इतने रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। और मैं जल्दी अनाउंस करूँगा टेस्ट। अगर एक साथ आपको सारे के सारे 9,000 वर्ड्स चाहिए हों, एक साथ अगर 9,000 वर्ड्स चाहिए हो, तो माई पाठशाला ऐप पे जाइए। माई पाठशाला, अपनी ही कंपनी का नाम की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा हूँ यार। माई पाठशाला ऐप पर जाइए, ठीक है। उसमें बुक सेक्शन में जाइएगा, उसमें 90 डेज वोकैब प्लानर, 90 डेज वोकैब प्लानर, 90 डेज वोकैब प्लानर होगा, उसे ऑर्डर कीजिएगा जाके, और ये सारे के सारे वोकैब आपको मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद आप मेरे साथ वीडियो और 90 डेज प्लानर के साथ सारे के सारे वोकैब अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो चलो, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।